नमस्कार। आज की तारीख है गुरुवार 25 अक्टूबर 2025। रोज की तरह व्यापार और वित्त की दुनिया से खबरों का अंबार लगा है। कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। काफी कुछ है आज बात करने को। जी हाँ, बिल्कुल, काफी हलचल है। तो चलिए इन सब सुर्खियों की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत में आज असल में क्या चल रहा है। हमारा मकसद है इन बिखरी हुई जानकारियों से वो खास बातें और रुझान निकालना जो वाकई मायने रखते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं Q2 नतीजों से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। कंपनियों के दूसरी तिमाही यानी Q2 नतीजे। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की बात करें, उनके नतीजे मिले जुले से दिख रहे हैं। मुनाफा तो करीब 4% बढ़कर लगभग 2,700 करोड़ हो गया। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ यानी सामान की बिक्री की मात्रा बढ़ी नहीं है, एकदम सपाट रही। हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है उनके लिए। उन्होंने 19 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। हाँ, और HUL ने खुद माना है कि GST दरों में बदलाव और कुछ जगहों पर मानसून लंबा खींचने का असर उनकी बिक्री पर पड़ा है। अच्छा। हालांकि वो अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने अपने EBITDA मार्जिन मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई का अनुमान वो 23% से 24% तक बढ़ाया भी है। तो मतलब आगे सुधार की उम्मीद है उन्हें। जी, ये दिखाता है कि कंपनी को आने वाले समय में लागत नियंत्रण और मुनाफे में सुधार की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंपनियों ने तो कमाल ही कर दिया। लॉरिस लैब्स को देखिए। हाँ, लॉरिस लैब्स का तो शानदार रहा। फार्मा कंपनी है। इनका राजस्व 35% बढ़ा और नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा 875% उछलकर 195 करोड़ हो गया। बिल्कुल, 875%। ये तो जबरदस्त उछाल है ना? तो बिल्कुल, लॉरिस लैब्स का ये प्रदर्शन शायद उनके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब API सेगमेंट में बढ़ती मांग अच्छा। और हाल ही में मिली कुछ बड़ी दवा मंजूरियों का नतीजा है। ये दिखाता है कि कैसे सही स्ट्रैटेजी वाली फार्मा कंपनियां सप्लाई चेन में हो रहे बदलावों का फायदा उठा रही हैं। लेकिन तस्वीर हर जगह ऐसी नहीं है, जैसा आपने कहा। सही कहा। जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स, उनका नेट प्रॉफिट 5% गिर गया। हाँ, गिरा है। हालांकि उनका मार्जिन पिछले साल से बेहतर हुआ है। मार्जिन सुधरा है, ये अच्छी बात है। और टाटा टेली सर्विसेज, घाटा तो कम हुआ पर रेवेन्यू 16% से ज्यादा घट गया, वो चिंताजनक है। हाँ, काफी ज्यादा। मतलब हर सेक्टर की अपनी कहानी चल रही है। बिल्कुल, कोलगेट पामोलिव को भी देखिए, बिक्री 6% से ज्यादा गिरी। उनकी भी गिरी। हाँ, उन्होंने भी GST दरों में बदलाव से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों को एक वजह बताया है। अच्छा, तो GST का असर दिख रहा है कई जगह। हाँ, लग तो रहा है। हालांकि उन्होंने 24 रुपए का डिविडेंड दिया है, जो निवेशकों के लिए कुछ राहत की बात हो सकती है। दूसरी तरफ रिटेल में शॉपर स्टॉप। हाँ, शॉपर स्टॉप का तो अच्छा सुना। बिल्कुल, पिछले 10 साल की सबसे अच्छी 9.4% की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ दिखाई, यानी पुराने स्टोर से बिक्री में बढ़ोतरी। 10 साल में सबसे अच्छी। हाँ, और वो घाटे से मुनाफे में आ गए हैं। वाह। ये त्योहारी सीजन के अच्छे असर का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। और कजारिया सिरेमिक्स टाइल्स वाली कंपनी, उनका मुनाफा 58% बढ़ा। डालमिया भारत सीमेंट कंपनी, उनका EBITDA 60% उछला। हाँ, तो मतलब कंस्ट्रक्शन से जुड़े सेक्टर में कुछ रिकवरी दिख रही है। लगता तो ऐसा ही है। रियल एस्टेट और इंफ्रा पर फोकस का शायद असर दिख रहा है। सही। कुल मिलाकर देखें तो Q2 नतीजों का दौर मिला जुला रहा है। हाँ, वही लग रहा है। फार्मा में लॉरिस लैब्स जैसी कंपनियां चमक रही हैं, कुछ रिटेल और कंस्ट्रक्शन लिंक्ड कंपनियां भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन FMCG और टेक्सटाइल जैसी जगहों पर वॉल्यूम ग्रोथ की चिंता बनी हुई है और GST जैसे बाहरी कारक भी असर डाल रहे हैं। तो निवेशकों को ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, उनके लिए जरूरी है कि वो हर कंपनी और सेक्टर की अपनी खास चुनौतियों और मौकों को समझें। चलिए अब बात करते हैं कंपनियों के खरीदने बेचने यानी विलय और अधिग्रहण M&A और साथ मिलकर काम करने यानी जॉइंट वेंचर्स JVS की। यहाँ तो काफी गर्मी दिख रही है। बिल्कुल, यहाँ एक्शन काफी तेज है। चॉइस इंटरनेशनल ने कई अधिग्रहण किए हैं वेल्थ मैनेजमेंट में। हाँ, 635 करोड़ रुपए की संपत्ति जोड़ी है। और एक दिलचस्प उदाहरण प्रीमियर एनर्जीज का है। हाँ, ये कंपनी 2 बड़े अधिग्रहण कर रही है। पहला, हैदराबाद की ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीज में 51% हिस्सेदारी खरीदकर पावर ट्रांसफार्मर के बिजनेस में उतर रही है। करीब 500 करोड़ का निवेश है ये। अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर्स में। जी, और दूसरा, के सोलर एनर्जी नाम की कंपनी में भी 51% हिस्सेदारी ले रही है, सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए। सोलर इन्वर्टर। हाँ, बाकी 49% इसमें सिरमा SGS टेक्नोलॉजी ले रही है। ओके।
ये साफ दिखाता है कि कंपनियां कैसे एनर्जी सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने और नए क्षेत्रों में उतरने के लिए अधिग्रहण का रास्ता अपना रही हैं, बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर रही हैं। बिल्कुल। और फार्मा सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा सौदा फाइनल हो गया है, टोरेंट फार्मा को जेबी केमिकल्स को खरीदने के लिए। हाँ, सीसीआई से मंजूरी मिल गई। हरी झंडी मिल गई है। ये करीब 19,500 करोड़ का सौदा है। बहुत बड़ा सौदा है ये। इसके लिए वो 14,000 करोड़ के बॉन्ड भी जारी करने वाले हैं। इससे वो भारतीय फार्मा बाजार में 7वें से सीधे 5वें नंबर पर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम है टोरेंट के लिए। इससे उनका घरेलू बाजार में दबदबा काफी बढ़ जाएगा। सही। इसके अलावा भी कई जेवीज बन रहे हैं, जैसे जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग सीलेनवाई ग्रुप के साथ मिलकर अहमदाबाद में रिसाइकलिंग प्लांट लगा रही है। रिसाइकलिंग पर भी फोकस है। जी, पीटीसी इंडस्ट्रीज और भारत डायनामिक्स मिलकर रक्षा क्षेत्र के लिए प्रोपल्शन सिस्टम बनाएंगी। डिफेंस में भी। हाँ, ये दिखाता है कि कंपनियां सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी मौके तलाश रही हैं। अच्छा। अडानी रियलिटी और मैराथन नेक्स्ट-जेन भी मुंबई में एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साइंट भी एआई और डिजिटल स्पेस में अधिग्रहण देख रही है। और ग्रैंड थॉर्ंटन की एक रिपोर्ट बता रही है कि सिर्फ ऑटो सेक्टर में ही तीसरी तिमाही में $4.6 बिलियन के सौदे हुए। बाप रे, $4.6 बिलियन। हाँ, इसमें सबसे बड़ा तो टाटा मोटर्स का आइवेको को खरीदना था, करीब $3.8 बिलियन का। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। मतलब कंपनियां बड़े दाव लगाने से हिचक नहीं रही हैं। हाँ, ये एमएनए की लहर दिखाती है कि कंपनियां ग्रोथ के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके यानी खुद का बिजनेस बढ़ाना पर निर्भर नहीं है, बल्कि अधिग्रहण के जरिए तेजी से स्केल बढ़ाना चाहती हैं या नई टेक्नोलॉजी और मार्केट में एंट्री करना चाहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालें। इन्फोसिस की खबर काफी दिलचस्प है। हाँ, वो बायबैक वाली। हाँ, उनके प्रमोटरों ने कहा है कि वो कंपनी के 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक में अपने शेयर नहीं बेचेंगे। इस खबर के बाद शेयर करीब 5% उछल गया। ये वाकई गौर करने लायक है। आमतौर पर बायबैक पे प्रमोटर हिस्सा लेते हैं। हाँ। उनके हिस्सा न लेने से रिटेल निवेशकों के लिए एक्सेप्टेंस रेशियो, मतलब उनके द्वारा ऑफर किए गए शेयरों में से कंपनी कितने शेयर वापस खरीदती है, वो बढ़ सकता है। अच्छा, तो रिटेल निवेशकों के लिए अच्छा है ये। हाँ, एक तरह से। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आईटी सेक्टर को लेकर एक दिलचस्प ट्रेंड दिखाता है। क्या ट्रेंड? एक तरफ एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक सितंबर तिमाही में टॉप 10 आईटी स्टॉक्स में से 8 में अपनी हिस्सेदारी घटा रहे थे। अच्छा, एफआईआईज बेच रहे थे। हाँ, वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने उनमें से 9 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा है। जी। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या विदेशी निवेशक आईटी को लेकर ज्यादा सतर्क हैं और घरेलू फंड ज्यादा आशावादी? हो सकता है। ये वैश्विक मंदी की आशंकाओं और घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर अलग-अलग नजरिए को दर्शाता है। विदेशी निवेशक शायद ग्लोबल स्लोडाउन से आईटी खर्च पर असर देख रहे हैं, जबकि घरेलू फंड्स को भारतीय आईटी कंपनियों की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज्यादा भरोसा हो सकता है। ये दिलचस्प है। और एक खबर ये भी है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की उम्मीदों से। हाँ, सी फूड और टेक्सटाइल। हाँ, सी फूड और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में तेजी आई, खासकर झींगा श्रिम्प एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां जैसे अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स वगैरह। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ उम्मीदें भी बाजार की चाल पर असर डाल सकती हैं। ट्रेड डील की बात चलते ही शेयर भागने लगते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सरकारी बैंक्स, पीएसयू बैंक्स में भी तेजी बनी हुई है। हाँ, वो तो चल ही रहे हैं काफी समय से। ऐसा लगता है कि निवेशक प्राइवेट बैंकों के ऊंचे वैल्यूएशन से हटकर अब बेहतर वैल्यू वाले पीएसयू बैंकों में मौके देख रहे हैं। शायद सरकारी समर्थन का भरोसा भी एक वजह है। हो सकता है। और कई बड़ी कंपनियों जैसे अंबुजा सीमेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पावर, एचडीएफसी बैंक में बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं। अच्छा, ब्लॉक डील्स भी हो रहे हैं। हाँ, ब्लॉक डील का मतलब होता है जब बड़ी मात्रा में शेयर्स एक मुश्त खरीदे या बेचे जाते हैं, अक्सर संस्थागत निवेशकों के बीच। ये दिखाता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार में सक्रिय हैं। और वो अमिताभ कांत वाली खबर? हाँ, वो तो काफी चर्चा में रही। लोकपाल के लिए बीएमडब्ल्यू खरीदने के विवाद के बीच नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी। हाँ, और ट्वीट भी किया कि बीएमडब्ल्यू वालों को भी मेक इन इंडिया ईवी अपनानी चाहिए। हाँ। ये तो मौजूदा आत्मनिर्भर भारत के माहौल में एक दिलचस्प टिप्पणी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कॉरपोरेट और पॉलिसी जगत की हस्तियों के व्यक्तिगत कदम भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाते हैं और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को लेकर सेंटिमेंट को दर्शाते हैं। सही बात है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ भी बड़ी खबरें हैं। हाँ, यहाँ भी काफी कुछ है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 3,375 करोड़ रुपए की 2 बड़ी ट्रांसमिशन परियोजनाएं जीती हैं। ये देश के बिजली ग्रिड को मजबूत करने के लिए अहम है।
ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार जरूरी है। बिल्कुल, और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर लगातार बना हुआ है। जी हाँ, बहुत जोर है। बुंडाडा इंजीनियरिंग को अडानी ग्रुप से गुजरात में 650 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1050 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। 650 मेगावाट, हाँ। काफी बड़ा है। हाँ, और पेस डिजिटेक को SCI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 600 मेगावाट 1200 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज सिस्टम BESS जिसे कहते हैं। BESS, ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ये क्या है और क्यों इतने महत्वपूर्ण है? देखिए, सोलर और विंड एनर्जी तभी मिलती है जब धूप हो या हवा चले। BESS यानी बड़ी बैटरियां इस बिजली को स्टोर कर लेती हैं। अच्छा, स्टोर करने के लिए? हाँ, ताकि जब रिन्यूएबल सोर्स से बिजली न मिल रही हो तब भी सप्लाई जारी रहे। ये भारत की ग्रिड को स्थिर रखने और रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भरता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और पेस डिजिटेक को इसका 1159 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। समझ गई, ये तो बहुत जरूरी चीज है फिर। बिल्कुल। इसके अलावा गुलशन पॉलियोल्स को तेल कंपनियों से इथेनॉल सप्लाई का 1185 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए? जी, जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के सरकार के लक्ष्य में मदद करेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की खबर है कि वो रूस से तेल का आयात कम कर रहे हैं। हाँ, वो एडजस्ट कर रहे हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप के नए प्रतिबंधों के बाद, और मध्य पूर्व से ज्यादा खरीद रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक राजनीति और प्रतिबंध भारतीय कंपनियों के कच्चे माल की सोर्सिंग को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। कंपनियों को लगातार अपनी सप्लाई चेन को एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो है। दूसरी तरफ कोल इंडिया और IIT मद्रास मिलकर सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर बना रहे हैं। ये अच्छी पहल है। हाँ, जो दिखाता है कि पारंपरिक ऊर्जा कंपनियां भी भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। और भी कई खबरें हैं इंफ्रा में, जैसे आंध्रा सीमेंट्स क्षमता बढ़ा रही है, JSW स्टील उड़ीसा प्लांट शुरू करने वाला है, वगैरह। मतलब इंफ्रा पर काम चल रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस पर। SBI कार्ड के ग्राहकों के लिए एक बदलाव है। हाँ, 1 नवंबर से कुछ शुल्कों में बदलाव हो रहा है, जैसे शिक्षा शुल्क भुगतान और वॉलेट टॉपअप पर। हाँ, ग्राहकों को इन बदलावों पर ध्यान देना होगा। छोटे छोटे चार्जेस होते हैं पर असर डालते हैं। सही। दूसरी तरफ येस बैंक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और आने वाले सालों में लोन में डबल डिजिट ग्रोथ का लक्ष्य रख रहा है। येस बैंक पटरी पर लौटता दिख रहा है। उन्होंने अपना वेबसाइट एड्रेस भी बदला है। हाँ, www.yesbank.in से www.yes.bank.in कर लिया है। .बैंक डोमेन। हाँ, ये आज का नया चलन है। .बैंक डोमेन ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। शायद सुरक्षा और पहचान पर जोर देने के लिए ये किया गया हो। अच्छा, और UCO बैंक M&A फाइनेंसिंग में उतर रहा है। जी, और 150 नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। सरकारी बैंक भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये मुथूट फाइनेंस वाली बात भी दिलचस्प है। हाँ, गोल्ड लोन वाली। हाँ, उनका कहना है कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से बैंक गोल्ड लोन देने में थोड़ा पीछे हट रहे हैं। क्या इससे मुथूट जैसी NBFCs को फायदा होगा? संभव है। NBFCs गोल्ड लोन सेगमेंट में विशेषज्ञता रखती हैं और शायद इस मौके का फायदा उठा सकती हैं, खासकर अगर बैंक इस क्षेत्र में कम आक्रामक होते हैं। उनके लिए एक अवसर हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि फायर्स जैसा प्लेटफॉर्म अब रिटेल निवेशकों को भी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी SIFs में निवेश करने का मौका दे रहा है। सिफ्स ये क्या होते हैं? सिर्फ पहले सिर्फ बड़े निवेशकों या HNIs के लिए होते थे। ये ज्यादा जटिल रणनीतियों वाले फंड होते हैं, जैसे हेज फंड्स या प्राइवेट इक्विटी टाइप के। अब रिटेल निवेशक भी इसमें जा पाएंगे। अच्छा, तो रिटेल के लिए निवेश के और विकल्प खुल रहे हैं। जी बिल्कुल। फार्मा सेक्टर में भी काफी हलचल है। ग्लेनमार्क अमेरिका में एक लोकल एनेस्थीसिया लॉन्च करने वाली है। हाँ, और बायोकॉन को कनाडा में एक बायोसिमिलर दवा येसिनटेक की मंजूरी मिली है। बायोसिमिलर? जी, मतलब? बायोसिमिलर मतलब किसी महंगी बायोलॉजिकल दवा की लगभग समान कॉपी, जो कि ज्यादा सस्ती होती है। इससे मरीजों को फायदा होता है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और भारत में सिप्ला ने एली लिली के साथ मिलकर यूरपेक नाम की दवा लॉन्च की है। हाँ, ये किस लिए है? जो डायबिटीज और मोटापे के इलाज में काम आती है। यह एक महत्वपूर्ण लॉन्च है क्योंकि भारत में ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। डॉक्टर रेड्डीज के श्रीकाकुलम प्लांट को US FDA से VAI स्टेटस मिला है। VAI यानी वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। इसका क्या मतलब है? अच्छा है या बुरा? मतलब FDA ने कुछ कमियां पाई हैं, लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। कंपनी को खुद सुधार करना होगा। ये एक तरह से ठीक-ठाक खबर है, मतलब कोई रेड फ्लैग नहीं है, पर सुधार की गुंजाइश है। समझ गई। और कैप्लन पॉइंट लैब्स? हाँ, उन्होंने अमेरिका में $121 मिलियन के ANDA उत्पाद खरीदे हैं। ANDA यानी एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये जेनेरिक दवाओं की मंजूरी के लिए होता है।
मतलब वो यूएस जेनेरिक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है ना? मेडप्लस। हाँ, मेडप्लस की सब्सिडरी के 2 स्टोर्स और ऑक्सीजेंटा फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड हुआ है। क्यों? पूरी डिटेल्स तो नहीं है, पर यह रेगुलेटरी सख्ती और नियमों के पालन के महत्व को दिखाता है। फार्मा सेक्टर में क्वालिटी और कंप्लायंस पर लगातार नजर रखी जाती है। कोई भी चूक महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल। अब ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मारुति सुजुकी के लिए बड़ी खबर है। हाँ, जिम्नी। उनकी जिम्नी 5 डोर एसयूवी का निर्यात 1 लाख यूनिट पार कर गया है। 1 लाख? ये तो बहुत बढ़िया है। और ये गाड़ी सिर्फ भारत में बनती है और 100 से ज्यादा देशों में जाती है। ये मेक इन इंडिया की एक शानदार कहानी है। दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, खासकर ऑटोमोबाइल में। सच में। इसी तरह टाटा मोटर्स ने त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां डिलीवर की। हाँ, 1 लाख से ज्यादा। पिछले साल से 33% ज्यादा है ये। 33%? इसमें उनकी नेक्सन और पंच एसयूवीज का बड़ा हाथ रहा। हाँ, एसयूवीज की डिमांड तो है ही। ये साफ तौर पर भारतीय ग्राहकों की एसयूवीज के प्रति बढ़ती पसंद को दिखाता है। हीरो मोटोकॉर्प अब यूके के बाजार में प्रीमियम मोटरसाइकिलें लेकर जा रही है। अच्छा, यूरोप में एक्सपेंशन और उधर रक्षा क्षेत्र में भारत फोर्ज और पीएलआर सिस्टम्स। पीएलआर सिस्टम्स, ये कौन है? ये अडानी डिफेंस और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज का जॉइंट वेंचर है। अच्छा, अडानी और इजराइल का जेवी। हाँ, इन दोनों ने मिलकर भारतीय सेना से 2770 करोड़ का कार्बाइन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। सेना से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट? जी, यह रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का एक और उदाहरण है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। पीटीसी इंडस्ट्रीज भी भारत में पहली बार सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड का पोस्ट कास्ट ऑपरेशन करेगी। ये क्या चीज है? ये एरोस्पेस इंजन बनाने के लिए एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत में पहली बार हो रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। किर्लोस्कर फेरस को भी ओएनजीसी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने लगातार दूसरे साल कैटरपिलर का सप्लायर एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। हाँ, ये उनकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी का प्रमाण है। कैटरपिलर जैसी बड़ी कंपनी से अवार्ड मिलना मायने रखता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ तेजस नेटवर्क्स। तेजस को भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए राउटर सप्लाई का ऑर्डर तो मिला है, पर उनके शेयर में गिरावट जारी है। क्यों? ऑर्डर मिलने पर भी गिरावट? शायद उनके पिछले तिमाही नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, या सप्लाई चेन की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बाजार कई बार आगे की सोचता है। इन्फोसिस के नतीजे और गाइडेंस अच्छे रहे, जैसा हमने पहले भी बात की। जी हाँ, और एक खबर क्रिप्टो निवेशकों के लिए है कि वजीरेक्स एक्सचेंज 24 अक्टूबर से ट्रेडिंग फिर से शुरू कर रहा है। अच्छा, जो बीच में बंद हो गई थी। हाँ, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज थे, अब वो वापस आ रहे हैं। बीएलएस इंटरनेशनल को भी वीजा आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन टेलीकॉम में सरकारी कंपनियों की हालत पतली लगती है। हाँ, वो तो है। टाटा टेली सर्विसेज का घाटा जारी है और एमटीएनएल तो बैंकों को भुगतान करने में भी नाकाम रही है। उनका कर्ज करीब 350 बिलियन हो गया है। बाप रे, 350 बिलियन। जी, ये दिखाता है कि टेलीकॉम सेक्टर कितना प्रतिस्पर्धी है और सरकारी कंपनियों के लिए टिके रहना कितना मुश्किल हो रहा है, खासकर 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश की जरूरत को देखते हुए। सही बात है। रिटेल और कंज्यूमर गुड्स में HUL और कोलगेट की बात हो चुकी है। विजय सेल्स का क्या कहना है? विजय सेल्स का कहना है कि उनका त्योहारी सीजन पिछले 10 साल में सबसे अच्छा रहा। बिक्री 20% बढ़ी। 20% ग्रोथ? ये अच्छी उपभोक्ता धारणा का संकेत है। बिल्कुल। लगता है लोग खर्च कर रहे हैं। स्टोवक्राफ्ट भी 2027 तक 500 एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने का लक्ष्य रख रहा है। अच्छा, और आईटीसी होटल्स? आईटीसी होटल्स बोधगया में नया वेलकम होटल खोल रहा है और ब्रांडेड रेजिडेंस मार्केट में भी उतर रहा है। ब्रांडेड रेजिडेंस मतलब? वो लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाएंगे जिन्हें होटल ब्रांड जैसे आईटीसी मैनेज करेगा। सारी सुविधाएं होटल जैसी होंगी। अरे वाह, ये नया ट्रेंड है। जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये उभर रहा है। अंत में कुछ कानूनी और रेगुलेटरी मामले। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी। हाँ, उनके प्रत्यर्पण के पक्ष में बेल्जियम की अदालत ने फैसला सुनाया है। तो क्या वो भारत आएंगे अब? ये भारत सरकार के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन देखिए, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी भी लंबी और जटिल हो सकती है, पर एक कानूनी बाधा दूर हुई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का है। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल किसी बैंक के वैध मॉर्गेज अधिकारों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बैंकों के लिए राहत की बात हो सकती है। हाँ,
और अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर जो नए प्रतिबंध लगाए हैं उनका असर हम रिलायंस जैसी भारतीय कंपनियों पर देख ही रहे हैं। हाँ, वो तेल इंपोर्ट एडजस्ट कर रहे हैं। जी। H-1B वीजा शुल्क पर भी कुछ स्पष्टीकरण आया है। उससे क्या असर होगा? भारतीय छात्रों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन IT कंपनियों की लागत शायद बढ़ जाए। ये मिला-जुला असर है। तो आज की इन सारी चर्चाओं को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? क्या खास रुझान दिख रहे हैं? देखिए, कई अहम रुझान साफ दिख रहे हैं। पहला, Q2 नतीजे वाकई मिले-जुले। फार्मा, कुछ रिटेल और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन FMCG और टेक्सटाइल वॉल्यूम ग्रोथ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। GST का असर भी दिख रहा है। दूसरा, M&A और JVs की रफ्तार बहुत तेज है। कंपनियां विस्तार, नए क्षेत्रों में प्रवेश, खासकर ऊर्जा और फार्मा में, और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े सौदे कर रही हैं। हाँ, वो तो साफ दिखा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स पर जोर लगातार बना हुआ है, जिसमें बड़े निवेश हो रहे हैं। सरकारी फोकस का भी असर है। सही। चौथा, वैश्विक घटनाएं, चाहे वो व्यापार समझौते की उम्मीद हो, रूस पर प्रतिबंध हो या वीजा नियम, भारतीय कंपनियों पर सीधा और तत्काल असर डाल रही हैं। हम अलग थलग नहीं हैं। बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, टेक्नोलॉजी, AI, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, EVs, नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, बायोसिमिलर दवाएं, ये सब अब लगभग हर सेक्टर की कहानी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी तो हर जगह है। बिल्कुल। वाकई। इन सब खबरों को एक साथ देखें तो लगता है कॉर्पोरेट इंडिया में ठहराव बिल्कुल नहीं है। या तो कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नए दाव लगा रही हैं, या फिर चुनौतियों से जूझ रही हैं। सही कहा। इन्फोसिस टोमोटर्स का बायबैक से हटना, अमिताभ कांत का EV खरीदना, इतने सारे बड़े अधिग्रहण और प्रोजेक्ट्स, ये सब किसी न किसी बड़े बदलाव या ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी डायनामिक माहौल है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने व्यापार और वित्त जगत की ताज़ा हलचल को समझने की कोशिश की। उम्मीद है श्रोताओं को इससे कुछ मदद मिली होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या भारतीय कंपनियां वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच मजबूती और लचीलापन दिखा रही हैं, या कुछ सेक्टरों में ऐसी कमजोरियां छिपी हैं जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है? ये बड़ा सवाल है। और ये भी सोचने वाली बात है कि तकनीक, चाहे वो AI हो, EV हो, क्लीन एनर्जी हो या डिजिटल फाइनेंस, कैसे हर कहानी में एक अदृश्य धागे की तरह मौजूद है और आने वाले कल की दिशा तय कर रही है। शायद इसी में भविष्य के संकेत छिपे हैं। इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, तकनीकी भविष्य को आकार दे रही है।